नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जनन भाग 2 पढ़ेंगे बाबू। आज हम लोग जनन भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे कमेंट करके यह बताइए कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है। तो कमेंट में आप क्लियर लिखिए। तो कमेंट में बाबू आप क्लियर लिखिएगा। और अगर क्लियर नहीं है तो नॉट क्लियर लिखिएगा। तो आज हम लोग जनन भाग 2 पढ़ेंगे। आज हम लोग बच्चा जनन भाग 2 पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। जनन का आज दूसरा चैप्टर होगा, मतलब जनन का आज दूसरा भाग होगा। चलिए ठीक है, सब बच्चा क्लियर लिखा, अच्छी बात है। तो आप लोग जानते हैं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो परिभाषा भी हम लोग इसका पढ़ लिए और अलैंगिक जनन की विशेषताएं भी हम लोग पढ़ लिए। और अलैंगिक जनन 4 विधियों से संपन्न होता है, हमने आपको यह भी बता दिया। अब चारों विधि का हम नाम बोलते हैं बाबू। चारों विधि का हम नाम बोलते हैं विखंडन, फिर दूसरा है मुकुलन, तीसरा है अपखंडन या पुनर्जनन, और चौथा है बाबू बीजाणु जनन। चौथा है बाबू बीजाणु जनन। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है अपखंडन या पुनर्जनन, और चौथा है बीजाणु जनन। तो आज हम लोग विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। इतना तक हमने आपको बताया था बाबू। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। तो देखिए, यहाँ पर आपका द्विखंडन है और यहाँ से आपका बहुखंडन है। बस आज का क्लास यही है। आज के क्लास में हम द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और फिर कल आपका मुकुलन होगा, कल आपका मुकुलन होगा। तो बहुत सारे बच्चे आज कॉल करके भी पूछे हैं कि सर क्लास चालू हो गया है सर। एक बच्चा बोल रहा नॉट क्लियर, राहुल कुमार। क्लास तो चालू नहीं हुआ है। क्लास बाबू चालू आज नहीं हुआ है, आज से क्लास चालू नहीं हुआ है। अभी आपका ऑनलाइन क्लास ही चल रहा है। अब क्लास चालू होगा कि नहीं होगा
तो उसके बारे में मैं आपको न्यूज़ दे देता हूँ। कल बिहार सरकार शिक्षा विभाग का उच्च स्तरीय बैठक है। उस बैठक में शिक्षा पर चर्चा की जाएगी। स्कूल कॉलेज कोचिंग बिहार में खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए, कल इस पर चर्चा होगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग है ना। अरे कमेंट करके बोल रहा नॉट क्लियर, कमेंट करके बोल रहा बाबू नॉट क्लियर। देख लेते हैं जरा। क्लियर तो है जी। अरे इंटरनेट का क्वालिटी बढ़ावन जी। अरे इंटरनेट का क्वालिटी बढ़ावो, इंटरनेट का क्वालिटी बढ़ावो बाबू, तभी कोई उपाय है। अब देखना बाबू क्लियर है कि नहीं, अब देखना बउआ क्लियर है कि नहीं। एक बार फिर से आप सभी बच्चे कमेंट कीजिए क्लियर है कि क्लियर नहीं है। एक बार सभी बच्चे चलिए ठीक है, क्लियर है। तो कल मीटिंग बुलाई गई है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग है ना, उच्च स्तरीय बैठक है। उसमें कल निर्णय लिया जाएगा कि कोचिंग स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अगर खुलेगा तो कब से खुलेगा, और अगर खुलेगा तो क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। तो ये सब आपको कल पता चल जाएगा, है ना। देखिए क्या होता है, हमारा और आपका, हम दोनों के किस्मत में क्या लिखा हुआ है। मिलने का लिखा हुआ है कि मिलने का नहीं लिखा हुआ है, वो तो भाई कल पता चलेगा, है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो बच्चा हम लोग पढ़ रहे हैं द्विखंडन। तो इसमें सबसे पहले परिभाषा देखिएगा। सबसे पहले बाबू आप परिभाषा सुनिएगा। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि, अगर हम व्यष्टि बोलेंगे, आप एक जीव समझना। व्यष्टि का मतलब जीव समझना, जीव। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि मतलब एक जीव खंडित होकर, मतलब टूटकर, एक जीव खंडित होकर दो का निर्माण करते हैं। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर दो का निर्माण करते हैं, उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि परिभाषा आपको याद हो गया होगा। चलिए याद कीजिए। वैसा विभाजन जिसके द्वारा, क्या बोले बाबू, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर, वैसा विभाजन
जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर दो का निर्माण करते हैं, दो का निर्माण करते हैं, उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। फिर से बाबू, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर, वैसा विभाजन क्या लिखा है राकेश कुमार? ब्रैकेट में जब लिख दीजिए सर जी, ब्रैकेट में जब लिख दीजिए, तेरे को ब्लॉक कर दूंगा मैं। तो क्या तमाशा कर रहा तुम? ब्रैकेट में जब लिख दीजिए सर जी, तो डिस्टर्ब कर रहा हमको रे। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर दो का निर्माण करते हैं, उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। तो इसमें जब हम कहाँ पर लिखें? राकेश कुमार, तुमको हम ब्लॉक कर रहे हैं। राकेश कुमार, तुमको हम ब्लॉक कर रहे हैं। ओ, ब्रैकेट में जीव लिख दीजिए सर जी। व्यष्टि का मतलब हमने जीव बोला तो आपको सुनाई नहीं पड़ा। व्यष्टि का मतलब हमने जीव बोला तो आप लोग को सुनाई नहीं पड़ा। राकेश कुमार, करोगे तमाशा तुम? हाँ, फालतू कमेंट मत कीजिए। अपने आप को किडजी का बच्चा समझने का गलती मत कीजिए, है ना। अपने आप को किडजी का बच्चा समझने का गलती मत करो। व्यष्टि का मतलब जीव हम बोल दिए, अब कहता ब्रैकेट में जीव लिख दें। अब ब्रैकेट में कहाँ पर जीव लिखे? अब हम बोले तो सुनाई नहीं पड़ा। देखिए, दो चार गो विद्यार्थी हरामी है। एगो बीएन गुप्ता है, एगो राकेश कुमार है। दोबारा तमाशा करेगा ना, बच्चा वाला क्वेश्चन करोगे ना तो ब्लॉक कर देंगे सब के हम। जो जो बच्चा वाला क्वेश्चन किया, खिड़जी वाला, ब्लॉक करके भगा देंगे उसको। तो पता नहीं चल रहा कि व्यष्टि का मतलब जीव होता है। हाँ, अब देखिए क्या है, जो द्विखंडन हो बाबू, या तो फिर आपका ये बहुखंडन हो, है ना। तो ये दोनों जो विधि है, इसके द्वारा जो एक कोशिकीय जीव हैं, जो एक कोशिकीय जीव हैं, वही जनन करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। द्विखंडन विधि द्वारा या तो फिर बहुखंडन विधि द्वारा कौन से जीव जनन करते हैं? इस विधि के द्वारा द्विखंडन या बहुखंडन विधि के द्वारा कौन जीव जनन करते हैं? एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव जनन करते हैं। कौन जीव जनन करते हैं? तो एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं, बहुकोशिकीय जीव जनन नहीं करते। तो देखिए, द्विखंडन विधि के द्वारा एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं और बहुखंडन विधि के द्वारा भी एक कोशिकीय जीव ही जनन करते हैं। तो देखिए, एक कोशिकीय जीवों, देखिए याद करने का नहीं है, आप ध्यान से इसको पढ़िए, पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन याद नहीं कीजिएगा। एक कोशिकीय जीवों जैसे, तो जैसे में बाबू
हम कुछ एक कोशिकीय जीवों का नाम लिख दिए हैं। तो एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, कलेमाइडोमोनास, ईस्ट, जीवाणु इत्यादि में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। इत्यादि में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, मतलब एक कोशिकीय जीवों में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। इतना आप समझ लीजिए। और बाकी ये तो एक कोशिकीय जीव का नाम लिखा हुआ है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, कलेमाइडोमोनास, ईस्ट, जीवाणु, है ना, ये सब तो एक कोशिकीय जीव का नाम लिखा हुआ है। तो एक कोशिकीय जीवों, है ना, जीवों में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। इस विधि में क्या होता है? द्विखंडन विधि में क्या होता है? द्विखंडन विधि में जनन किस प्रकार से होता है? तो देखिए, इस विधि में कोशिका, तो कोशिका बोलिए या संपूर्ण शरीर बोलिए, क्योंकि एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होता है और वही एक कोशिका उस जीव का संपूर्ण शरीर होता है। वही एक कोशिका उस जीव का पूरा शरीर होता है, संपूर्ण शरीर होता है। तो इस विधि में कोशिका या संपूर्ण शरीर दो बराबर भागों में बंट जाता है ना। इस विधि में क्या होता है? तो कोशिका या संपूर्ण शरीर दो बराबर भागों में बट जाता है, माने शरीर का दो टुकड़ा हो जाता है और एक शरीर से दो शरीर बन जाता है। मतलब एक जीव से दो जीव बन जाता है। अगर आपसे किसी ने यह पूछ दिया कि द्विखंडन विधि द्वारा जनन किसमें होता है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन किसमें होता है, तो एक कोशिकीय जीवों में होता है। अब एक कोशिकीय जीव का नाम भी यहाँ पर लिखल है ना, लिखल है। अब अगर पूछ दिया कि द्विखंडन विधि में होता क्या है, तो कोशिका या संपूर्ण शरीर दो बराबर भागों में बंट जाता है। कोशिका या संपूर्ण शरीर दो बराबर भागों में बंट जाता है। अब देखिए क्या होता है। सर्वप्रथम कोशिका या शरीर वृद्धि कर परिपक्व होता है। कोशिका बोलो चाहे शरीर बोलो, एक ही चीज है। उस सबसे पहले वृद्धि करके परिपक्व होता है ना। इसके बाद केंद्रक समसूत्री विभाजन या असमसूत्री विभाजन द्वारा दो समान संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। तो फिर क्या होता है कि जो केंद्रक होता है, प्रत्येक एक कोशिकीय जीव में केंद्रक होता है। केंद्रक बीचों बीच में होता है, बीचों बीच में होता है। तो केंद्रक का या तो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है ना। तो समसूत्री विभाजन या असमसूत्री विभाजन द्वारा दो समान संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। मतलब एक केंद्रक जो है वो दो केंद्रक में बट जाता है। तो जब एक केंद्रक जैसे ही दो केंद्रक में बट गया है ना, तो उसको हम लोग संतति केंद्रक बोलते हैं।
संतति केंद्रक। एक केंद्रक से जैसे ही दो केंद्रक बना, तो जो दो केंद्रक बना उसको हम लोग संतति केंद्रक कहते हैं। और जिस एक केंद्रक से बना उस एक केंद्रक को हम लोग जनक कहते हैं, जनक। और उससे जो दो केंद्रक बना उसको हम लोग संतति केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक का बाबू या तो समसूत्री कोशिका विभाजन मतलब समसूत्री विभाजन होता है या असमसूत्री विभाजन होता है, और दो समान, समान मतलब बराबर बराबर संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अंत में क्या होता है। अंत में कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका में जो द्रव्य है केंद्रक के चारों ओर जो द्रव्य है उसी को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो अंत में कोशिका द्रव्य भी दो बराबर भागों में बंट जाता है। तो आपका वो कोशिका द्रव्य भी दो बराबर भागों में बंट गया, केंद्रक भी दो समान संतति केंद्रकों में बंट गया। इससे दो संतति जीवों की उत्पत्ति होती है। इससे दो संतति जीवों की उत्पत्ति होती है तथा दोनों में एक एक संतति केंद्रक, यहाँ पर देखिए लिखल है, तथा दोनों में एक एक संतति केंद्रक मौजूद रहता है। फिर लिखा हुआ है बाबू, संतति जीव आपस में एक रूप के, एक ही रूप के तथा आनुवंशिक गुणों में एक समान होते हैं। और जो संतति जीव होते हैं वो हमेशा एक रूप के तथा आनुवंशिक गुणों में एक समान होते हैं। तो इस प्रकार से द्विखंडन समाप्त हो गया बाबू, है ना। कमेंट में कमेंट करके अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखो बाबू। कमेंट में सभी बच्चा यस लिखो, उसके बाद हम आपको बहुखंडन बताएंगे। कमेंट में यस लिखो बाबू, उसके बाद हम आपको बहुखंडन बतावेंगे। हाँ, सब बच्चे यस बोल रहे। हम फिर भी एक बार फिर से बोलते हैं, हम एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। सबसे पहले तो द्विखंडन का परिभाषा है ना, और जितना पढ़ाएंगे उतना आज ही कंप्लीट कीजिए आप। ठीक है, एग्ज़ाम में बाय द वे सिलेबस कम करता है, तो बस 2021 के एग्ज़ाम में न सिलेबस कम करेगा, आजीवन भर के लिए सिलेबस अगर कम कर दिया, एक दो चैप्टर का दिया नहीं पढ़ने के लिए, और भविष्य में जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा कंपटीशन का और उसमें जो चैप्टर नहीं कहा है पढ़ने के लिए ओकरे से दे देगा, तब कोचिंग कीजिएगा। बताइए, इसलिए पढ़ना तो पूरा पढ़िए। सिलेबस अगर कम भी कर देगा ना, तो जब तक न्यूज नहीं देता कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए, कौन कौन सा नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, तब तक हम पूरा पढ़ाते रहेंगे। और अगर न्यूज दे भी दिया ना, तब भी हम पूरा ही पढ़ावेंगे। उस सिलेबस से हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो पूरा ही पढ़ावेंगे, हम पूरा पढ़ावेंगे। हमको इस बात का टेंशन नहीं तो रह जाएगा कि हम नहीं पढ़ाए, है ना। हम अपना ड्यूटी पूरा करने में फेल हो गए। हम किसी न किसी रूप में आपके सामने जितना विषय मैं पढ़ाता हूँ, टोटल जितना मैं पढ़ाता हूँ हर एक साल, जितना टॉपिक, सब मैं आपको भी किसी न किसी रूप में आपके पास पहुँचा दूँगा, पढ़ाऊँगा तो पूरा। अब कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव आवेगा, कितना परसेंट सब्जेक्टिव आवेगा, उस बात को अभी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
ऑब्जेक्टिव भी तो तभी ना बनेगा जब आप सब्जेक्टिव पढ़े हुए रहोगे। क्या दिमाग लगाते हो यार। संदीप रॉय हमारे नाम को बदनाम कर दिया कमीना हैं। 70% ऑब्जेक्टिव आएगा सर। अरे जब तक सब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा सही से क्या बनेगा आपसे ऑब्जेक्टिव सही से। पढ़िए सब कुछ, क्या कितना परसेंट आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ना तो पढ़ना, पढ़ना तो पूरा पढ़ना है। चलिए सुनिए इधर। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर दो का निर्माण करते हैं, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर दो का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। फिर देखिए, एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, क्लेमाइडोमोनास, ईस्ट, जीवाणु इत्यादि में विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। देखिए बाबू, किस विधि द्वारा जनन होता है? तो विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। इस विधि में क्या होता है? तो कोशिका या संपूर्ण शरीर दो बराबर भागों में बंट जाता है। कोशिका या संपूर्ण शरीर दो बराबर भागों में बंट जाता है। सर्वप्रथम सबसे पहले कोशिका या शरीर वृद्धि कर परिपक्व होता है। कोई भी कोशिका या शरीर हो वो वृद्धि करके सबसे पहले परिपक्व होता है। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो वो भी वृद्धि करता है और वृद्धि करके वो भी परिपक्व होता है। 15, 16, 18 वर्ष की उम्र तक वो परिपक्व हो जाता है। तो वही चीज़ इसमें भी है। सर्वप्रथम कोशिका या शरीर वृद्धि कर परिपक्व होता है। इसके बाद केंद्रक जो होता है ना, समसूत्री विभाजन या असमसूत्री विभाजन द्वारा केंद्रक समसूत्री विभाजन या असमसूत्री विभाजन द्वारा दो समान संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। अंत में कोशिका द्रव्य भी दो बराबर भागों में बंट जाता है। अंत में कोशिका द्रव्य भी दो बराबर भागों में बंट जाता है। इससे दो संतति जीवों की उत्पत्ति होती है तथा दोनों में एक एक संतति केंद्रक मौजूद रहता है। संतति जीव आपस में एक रूप के तथा आनुवंशिक गुणों में एक समान होते हैं। अब आगे बढ़िए तो बहुखंडन पढ़िए। अब ध्यान से बाबू बहुखंडन समझिए। कॉपी में जब आप लिखिएगा तो लिख करके एकदम ध्यान दे करके उसको रीडिंग दीजिएगा। याद करने का प्रयास मत कीजिए, पढ़ करके उसको समझने का प्रयास कीजिए। वही है वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर, उसमें था कि दो का निर्माण करता है, इसमें है कि अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है, उसे बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है, उसे बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। अनुकूल परिस्थिति एक होता है और एक होता प्रतिकूल परिस्थिति। अगर परिस्थिति हमारे समान है तो वो अनुकूल परिस्थिति है, और अगर हमारे विपरीत है तो वो प्रतिकूल परिस्थिति है। मतलब हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं और वैसा ही होता है और उसी के जैसा होते जाता है।
तो वो अनुकूल परिस्थिति है ना। लेकिन हम हमारे सोच के अनुसार जो चीज़ नहीं होता है तो वो आपका प्रतिकूल परिस्थिति है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि कोचिंग चालू हो जाए, हम पढ़ावें, है ना, तो वो हम सोचें और चालू हो जाए, है ना, तो वो समझिए अनुकूल परिस्थिति में आ जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग जो सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है, तो अभी के परिस्थिति को हम लोग प्रतिकूल परिस्थिति बोलेंगे। गर्मी लग रहा है लेकिन हमको चाहिए कि नहीं भाई गर्मी नहीं, हमको ठंड चाहिए, हवाएं ठंडी ठंडी चलनी चाहिए, है ना। और हवाएं ठंडी ठंडी अगर चल रही है अनुकूल परिस्थिति है, लेकिन पूरा गर्मी लग रहा है, गर्मी में पसीना बह रहा है और हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं, तब वो प्रतिकूल परिस्थिति है। ठीक है। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड प्रॉब्लम है भाई। अमीबा दोनों में क्यों है? एक बच्चा क्वेश्चन किया है, एक बच्चा क्वेश्चन किया है ना कि अमीबा जो है दोनों में क्यों है, अमीबा दोनों में क्यों है। राहुल कुमार ने क्वेश्चन किया अमीबा दोनों में क्यों है। तो अमीबा जो है ना दोनों में क्यों है, यहाँ पर लास्ट में आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम क्या है, तो मलेरिया परजीवी है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि निम्न में मलेरिया परजीवी कौन है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा देता है कि निम्न में मलेरिया परजीवी कौन है, तो ऑप्शन दे देगा। तो जिस ऑप्शन में रह गया प्लाज्मोडियम वही आपका जवाब होगा। सभी बच्चा कान खोल करके सुन लो। निम्न में मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम, है ना। राहुल कुमार बोला है वॉइस प्रॉब्लम सर। क्या वॉइस प्रॉब्लम है जी? ठीक तो है यार, वॉइस प्रॉब्लम। कोई आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज नहीं जा रहा है? वॉइस प्रॉब्लम, कोई आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज नहीं जा रहा है? वॉइस प्रॉब्लम। देखिए तो क्या प्रॉब्लम है? आवाज नहीं जा रहा है। कमेंट करो बाबू। कमेंट करो बाबू। कमेंट करो बाबू। एक मिनट। देखिएगा अब देखिए ठीक ठाक है। साउंड क्लियर नहीं है? क्लियर, नो प्रॉब्लम। अनिल महतो बोल रहा साउंड क्लियर नहीं है। अनिल महतो क्लियर है सर जी वॉइस, ठीक है। अरे कुछ खुद क्लियर नहीं है, कुछ ऐसा विद्यार्थी है जो खुद क्लियर नहीं है तो करवे करेगा डिस्टर्ब। चलिए ठीक है। तो देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे में अमीबा, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है बाबू, ये प्लाज्मोडियम ये आपका मलेरिया परजीवी है। फिर निम्न कोटि के शैवाल, ठीक है। होता क्या इसमें है वो समझिए कि शरीर के चारों ओर
एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है। भित्ति माने दीवार। तो प्रतिकूल जब परिस्थिति होती है तो ये सब जो हम एक कोशिकीय जीव का नाम लिखे हैं, अमीबा, प्लाज्मोडियम, निम्न कोटि के शैवाल के शरीर के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है। उस कड़ी भित्ति को पुटी या सिस्ट कहते हैं। तो बाबू यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आ गया कि पुटी या सिस्ट किसे कहते हैं। तो जवाब आप लिखिएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एक कोशिकीय जीव। आप लिखिएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, निम्न कोटि के शैवाल के शरीर के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है। एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं। कोशिका के भीतर मौजूद केंद्रक, कोशिका के भीतर केंद्रक रहता है ना मौजूद, समझने का प्रयास कीजिए। अरे ये सब जो है ना नए पढ़ावे देगा। न्यूज पेपर दिया सर NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 1, 6, 9, 10, 14, 15, 16 से, तो खाली साइंस में दिया है। सुषमती कुमारी सिर्फ साइंस में दिया है क्या? करेगा तमाशा तुम। जब हम तुमको कह चुके हैं कि हम पूरा पढ़ावेंगे तो माथा काले खराब कर रहा तुम हैं। जब हम आपको ये बोल चुके हैं कि हम पूरा पढ़ावेंगे तो करेगा तुम तमाशा। कर देंगे ना ब्लॉक, तो फिर दोबारा ना ब्लॉक नहीं होगे। पढ़ा रहे हैं तो इसके दिमाग में कौन कौन सा चैप्टर रहेगा। रुको, तुमको करिए देते हैं ब्लॉक। रुक तू अब होगा ना तू ब्लॉक हो। जो पढ़ा रहे हैं तो माथा खराब कर रहा है, तो पता नहीं चल रहा कौन सी पढ़ा रहे हैं हम जो। हाँ देखिए, कोशिका के भीतर मौजूद केंद्रक बार बार विभाजित होकर, कोशिका के भीतर मौजूद केंद्रक बार बार विभाजित होकर संतति केंद्रकों का निर्माण करते हैं। असंतति केंद्रक हम आपको अभी समझा चुके थे कि अगर एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गया तो जो दो केंद्रक बना है उसी दो केंद्रक को संतति केंद्रक बोलते हैं। और जिस एक केंद्रक से बना उस एक केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? जनक। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई फालतू मैसेज किया ना, हम जो पूछे भी नहीं हैं, और अगर वो फालतू मैसेज कर दिया उसको छोड़ेंगे नहीं अब हम। हाँ देखिए आगे, कोशिका के भीतर मौजूद केंद्रक बार बार विभाजित होकर संतति केंद्रकों का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य का आवरण बन जाता है। इसके बाद इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य का आवरण बन जाता है। इस प्रकार पुटी के अंदर कई संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार पुटी के अंदर कई संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर, मतलब जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर है ना, पुटी फट जाती है और संतति कोशिकाएं बाहर निकलकर विकसित होती है। इस प्रकार अनुजात जीवों का जन्म होता है
और अनुजात जीव किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जिसमें जनन, द्विखंडन और बहुखंडन दोनों विधियों से संपन्न होता है, वैसा जीव जिसमें जनन, द्विखंडन या बहुखंडन दोनों विधियों से होता है, उसे अनुजात जीव कहते हैं। और ये जो अमीबा है तो वो जनन दोनों विधि से करता है, द्विखंडन विधि से भी करता है और बहुखंडन विधि से भी करता है। जब द्विखंडन विधि से करता है तो एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण होता है, और जब बहुखंडन विधि से करता है तो एक अमीबा से कई अमीबा का निर्माण होता है। और जो जीव द्विखंडन और बहुखंडन दोनों विधियों से जनन करता है उसको हम लोग अनुजात जीव कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव अनुजात जीव है? तो उसमें ऑप्शन आपको दे देगा, ऑप्शन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा अमीबा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बोर्ड पर देखते रहिएगा ना। आराम से एक बार बोर्ड पर आप देखिएगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, निम्न कोटि के शैवाल, इसके शरीर के चारों ओर क्या होता है? तो इसके शरीर के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे पुटी या सिस्ट कहते हैं। कोशिका के भीतर जो केंद्रक मौजूद होता है वो बार बार विभाजित होकर संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। इसके बाद इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य का आवरण बन जाता है। इस प्रकार पुटी के अंदर कई संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर वही पुटी या सिस्ट जो होता है वो फट जाती है, तो संतति कोशिकाएं बाहर निकलकर विकसित होती है। इस प्रकार अनुजात जीवों का जन्म होता है। अनुजात जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसमें जनन, द्विखंडन या बहुखंडन दोनों विधियों से संपन्न होता है, उसे अनुजात जीव कहते हैं। और साउंड क्लियर नहीं है? ठीक है, हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ ही क्या नहीं, नोट क्लियर है। क्या क्लियर नहीं है? देखिए तो सही है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सब बोल रहा नोट क्लियर। अच्छा, हम खुद चेक कर लेते हैं क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही देखिएगा क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, बैक करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैक करके भी आप हाँ, ठीक हो गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी शेष होगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। बंद करो उसको।